चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बारे में बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, सिमिलैरिटी समझ में आएगी तभी ये चीज़ें भी अंडरस्टैंडेबल हो पाएंगी, मतलब इसके प्रूफ को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे बेसिकली। ठीक है, तो पहले पाइथागोरस कौन थे? तो साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ फैक्ट के बारे में बताया था, जो कि फैक्ट वेल प्रूवन थी। वेल प्रूवन फैक्ट को ही थ्योरम कहा जाता है। थ्योरम, पोस्टुलेट्स, है ना, लेमा, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, कोरोलरीज, ये सभी फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक्सियम्स फैक्ट्स होते हैं। लेकिन इन सभी में थ्योरम एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर, एक ऐसा फैक्ट होता है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स हम प्रूव कर सकते हैं, अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। उसको थ्योरम, उन फैक्ट्स को थ्योरम कहा जाता है। तो पाइथागोरस साहब ने राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, मान लो अभी फिलहाल के लिए कि ये लाइन जो एडी मैंने रेड कलर से खींचा है, मान लो वो लाइन नहीं है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने है ना बी ए सी खींचा है, या ए बी सी जैसे कहे, तो जहां पे एंगल ए जो है आपका 90 डिग्री है, एंगल ए आपका 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस साहब ने बताया कि भैया कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना तो आइडिया होना ही चाहिए कि जो राइट एंगल जहां बनता है किसी ट्रायंगल में, उसके ठीक अपोजिट में जो साइड होता है, अभी ये जो एडी लाइन है वो नहीं है, समझो। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में जो राइट एंगल होगा, उसके ठीक अपोजिट में जो साइड होगा, जैसे कि यहाँ पे एंगल ए पे राइट एंगल है, तो अपोजिट में साइड हमको बीसी दिख रहा, तो ये बीसी हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कह लो या हाइपोटेनस कह लो। ठीक है, और बाकी जो दो साइड बच जाएंगे उनमें, है ना, किसी भी एक को परपेंडिकुलर और किसी भी एक को बेस कह लो। हालांकि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाएगा कि हम 90 को छोड़ के जिस एंगल को कंसर्न में लेंगे, जैसे यहाँ पे एक एंगल बी बच रहा है, एक एंगल सी बच रहा है। ठीक है, तो अगर एंगल बी कंसर्न में लेंगे, ठीक है, तो हमारा एंगल के सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, जिसको कंसर्न में लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो अगर हम एंगल बी कंसर्न में लेंगे तो AC विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, और जो एंगल कंसर्न में लिया उसके सामने में परपेंडिकुलर, तो जो बच जाएगा उसको बेस हो जाएगा। अगर इसको कंसर्न में लेंगे तो इसको एंगल सी कंसर्न में ले लेंगे, तो फिर ये परपेंडिकुलर यानी कि AB परपेंडिकुलर बन जाएगा और वो बेस बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा है AB को परपेंडिकुलर बोला मानने के लिए, से मान लो, और AC को बेस में, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल कंसर्न ले रहे हैं हमको यहाँ पे अभी उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ साइड्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, एंगल से मतलब नहीं। तो AB परपेंडिकुलर AC बेस, या फिर दिस कैन बी इंटरचेंज, मतलब हम अगर एंगल जो कंसर्निंग एंगल है उसको बदलेंगे तो फिर ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस कहलाया जा सकता है, और जो बेस है वो परपेंडिकुलर कहा जा सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन था, बट फिर भी दिमाग में रखना है कि हमेशा, है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है और बाकी दो साइड में किसी भी एक को परपेंडिकुलर, किसी भी एक को बेस कह देंगे। अगर कोई एंगल स्पेसिफाई कर दिया तो फिर उस एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा और जो बचेगा सो बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस साहब ने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें सभी साइड्स के हमने कुछ नाम दिए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, HPB नाम दे दिया। तो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, है ना, साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। है ना, क्या कहा उन्होंने कहा कि भैया जो भी ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, वो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो स्क्वायर कीजिए किसका? हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए यानी BC स्क्वायर कीजिए। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा बराबर होता है किसके? है ना, अदर टू साइड यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो बचेंगे उनके स्क्वायर के सम के, उनके स्क्वायर के सम के, है ना, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और अगर हम इस फिगर ग्राफ से बोले तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड उसका हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और वही सबसे बड़ा भी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो कि पाइथागोरस थ्योरम ने बताया, पाइथागोरस साहब ने बताया अपने फैक्ट के रूप में। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ समझना है। प्रूफ हमको करना है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, या फिर, है ना, अगर हम लोग मोर जनरल बात करें तो जो भी हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इन शॉर्ट H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हम लोग को यही प्रूफ करना है। ठीक है,
क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल हमने खींच लिया है एबीसी, एक ट्रायंगल दिया, नाम कुछ भी दो, एबीसी दो, पीक्यूआर दो, एमएन दो, कुछ भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एबीसी खींच लिया। तो एक ट्रायंगल एबीसी खींच लिया जिसमें एंगल बीएसी, बीएसी कह लो या सीएबी कह लो, एक एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो बीएसी 90 दे दिया है, और इस बीएसी की 90 होने की वजह से बीसी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, और बाकी जो दो बचा है उसमें से किसी एक को बी और किसी एक को बी कह लो, परपेंडिकुलर बेस कह लो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन खुद से क्या करना है, खुद से क्या करना है कंस्ट्रक्शन, बस खुद से यही करना है कि जहां पे 90 बन रहा था ओरिजिनल ट्रायंगल में, उस 90 वाले वर्टेक्स से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डाल देना है हाइपोटेन्यूज पे, है ना। 90 वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है ना ओरिजिनल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे, परपेंडिकुलर एडी, यानी कि ये यहां भी 90 बनाएगा। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर एडी टू बीसी टू गेट टू मोर राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक ए बी डी मिल जाएगा और एक ए सी डी मिल जाएगा, जहां पे डी में दोनों ही ट्राइंगल में डी में आपको 90 डिग्री दिखेगा। तो ये अब तरीका देखो मैं कैसे कर रहा हूं, किसी भी थ्योरम को ऐसे ही प्रूव किया जाता है, पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखा जाता है, फिर गिवन क्या था वो लिख लो, ठीक है। गिवन मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से ही गिवन होगा, स्टेटमेंट जो बोलेगा वही तो गिवन होगा, तो गिवन लिख लिया, और फिर जो आप खुद से करते हो, है ना, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कंस्ट्रक्शन, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ रहे हैं प्रूफ के लिए। अभी हम लोग इसके प्रूफ को फिर देखेंगे। ओके, तो प्रूफ के तौर पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी सी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है सो, और छोटे वाले में किसी एक को पिक कर दो, मैंने पहले ए बी और डी को पिक कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले है ना ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी को पिक किया, ए बी सी ये बड़ा वाला और ए बी डी ये छोटा वाला ट्राइंगल हमने पिक कर लिया। अब इन दो ट्राइंगल में क्या क्या चीजें हमको दिख रही हैं जरा खोज के निकालते हैं। इससे पहले मैंने सिमिलरिटी वाले वीडियो में समझाया था कि ट्रायंगल के अंदर क्या चीजें अवेलेबल है, आप उसको देखो और जो भी पैरामीटर फॉलो करता दिख रहा है अगर तो फॉलो करवाओ, और अगर सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है तो है ना वो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर लो। दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे कि बड़े वाले ट्रायंगल में बी ए सी या सी ए बी या ए बी सी जैसे कह दो, उसमें एंगल ए पे 90 है, और छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी डी में एंगल डी पे 90 है, यहां भी तो 90 है, ठीक है, क्लियर है। वही बात मैंने यहां मेंशन कर दिया कि भैया बी ए सी, एंगल बी ए सी और एंगल ए डी बी, बड़े वाले में एंगल ए पे, छोटे वाले में एंगल डी पे क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, लिख लिया, मेंशन कर लिया, जो दिखा वो लिखा। फिर ये देखो ध्यान से, ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल में जो भी हमने लिया है, हमने ए बी सी लिया बड़ा वाला और ए बी डी लिया, दोनों में ही ये वाला एंगल आपको कॉमन दिख रहा होगा, है ना। बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी है और छोटे वाले में भी सेम एंगल बी अवेलेबल है। तो ड्यू टू कॉमन एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कल के वीडियो में मैंने बताया कि अगर दो भी एंगल किसी दो ट्रायंगल में हमको बराबर मिल गए तो फ्रॉम ए सिमिलैरिटी, है ना, डबल एंगल सिमिलैरिटी के रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ए बी डी और है ना और ए बी सी आपस में सिमिलर होंगे। मैंने नाम देना भी सिखाया था, फिर से मैं बोलता हूं, जब नाम देने आपने पैरामीटर्स लिख लिया, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप सिमिलर साबित कर रहे हो आपने उन प्रॉपर्टी को लिख लिया, उन पैरामीटर्स को लिख लिया। अब जब नाम देने की बात आएगी तो किसी एक को जैसे मर्जी वैसे नाम दे दिया, मान लो हमने ए बी सी को जैसे मर्जी वैसे बोल दिया, मतलब ए बी सी बोल दिया। अब दूसरे वाले का नाम देंगे तो जो भी आपने प्रॉपर्टी मेंशन किया था ऊपर में, जिसके बेसिस पे आप इसको सिमिलर कह रहे हो, उन प्रॉपर्टी में है ना कुछ पहले से अपना प्लेसमेंट ले चुका होगा। जैसे यहाँ पे एक नाम दोगे, जैसे इस वाले में देखो यहाँ पे एंगल ए है और एंगल ए के साथ यहाँ पे एंगल डी अवेलेबल है, इस वाले में एंगल बी के साथ एंगल बी अवेलेबल है। ध्यान से पकड़िएगा, हमने एबीसी नाम दिया तो एबीसी नाम देते ही है ना इस वाले ट्रायंगल में एंगल एक अपना प्लेसमेंट ले चुका है, एंगल बी अपना प्लेसमेंट ले चुका है, एंगल ए पहले है और एंगल बी सेकंड नंबर पे है। तो दूसरे ट्रायंगल में भी एंगल ए के साथ जो होगा वो भी पहले आएगा और एंगल बी के साथ जो होगा वो दूसरे नंबर पे आएगा। तो एंगल ए के साथ यहाँ पे एंगल डी था तो एंगल ए पहले, तो एंगल डी पहले रख दिया, मतलब डी पॉइंट पहले रख दिया,
बी के साथ बी है तो बी यहाँ सेकंड में है तो बी यहाँ डाल दिया सेकंड में। और उस ट्रायंगल में ए बी सी दे चुके थे, ए बी डी में हमने बी है ना बी और डी प्लेसमेंट दे दिया तो बचा कौन सा ए डाल दिया। ये हमने नेमिंग कर लिया ए बी सी इज सिमिलर टू डी बी ए। नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट, नाम उल्टा पुल्टा जाएगा तो रेशियो उल्टा पुल्टा आ जाएगा तो फिर आगे सॉल्व करने में बड़ी मुश्किल आएगी, सॉल्व ही नहीं हो कहने का मतलब। इसलिए नेमिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कल भी मैंने नेमिंग के ऊपर खूब बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं। जैसे ही आप पैरामीटर लिखोगे उन पैरामीटर में अवेलेबल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पहले ही अपना प्लेसमेंट ले चुका होगा। जैसे आप एक को अपनी मर्जी से नाम दोगे, उसी के अकॉर्डिंग जो प्लेस ये लिया होगा वही प्लेस सेकंड ट्रायंगल में इसका रिलेटिव भी लेगा। जैसे ए के साथ यहाँ पे डी रिलेट कर रहा है तो अगर ए यहाँ पे फर्स्ट में है तो डी उस ट्रायंगल में भी फर्स्ट में रहेगा। बी के साथ बी रिलेट कर रहा है तो बी यहाँ सेकंड में है तो उधर भी बी ही सेकंड में होगा। कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। नाम देते मैंने बताया था कि जैसे ही नाम मिलेगा है ना आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सिमिलर है ना तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो मिल जाएंगे है ना। तो फर्स्ट सेकंड का रेशियो फर्स्ट सेकंड के साथ यानी ए बी बाई डी बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी या बी जैसे बोल दो और ए सी बाई ए डी। ये समझ में आ रहा बात ना। जैसे सिमिलर हो गया तो ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे। रेशियो बराबर हो गए। हमने क्या किया इन दो, चूंकि सब तो बराबर आपस में तो हमने इन दोनों को पिक किया, सब बराबर आपस में तो इन दोनों को पिक कर सकते हैं। इन दोनों को पिक किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ए बी इंटू ए बी मिल गया ए बी स्क्वायर और डी बी और इंटू बी सी, डी बी इंटू बी सी, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट दो ट्रायंगल्स पे बात करेंगे जो दो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट फिर अगेन क्या करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी है ना। अब जो अदर दो ट्रायंगल बचे कौन से दो ट्रायंगल, बड़ा तो है ही ए बी सी है ही और ये ना छोटा हिस्सा ए सी डी वाला हिस्सा, अब इसको पिक कर लेते हैं। तो ए बी सी को लिया और ए सी डी को लिया। इसमें भी आपको एंगल ए पे 90 और इसमें भी एंगल डी पे 90 दिखा। एंगल बी ए सी के बराबर एंगल ए डी सी जो कि 90 के बराबर है। फिर इस वाले में भी एंगल सी कॉमन दिख रहा होगा, एंगल सी है ना। एंगल सी ए सी डी में छोटे वाले में भी है सेम एंगल और ए सी बी इस बड़े वाले में भी सेम एंगल है, तो कॉमन होने की वजह से दोनों फिर आपस में बराबर हो गया। ठीक है, फिर उसी हिसाब से है ना, चूंकि दो एंगल्स हमको बराबर दिख गए तो सिमिलरिटी में दो एंगल्स बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो फ्रॉम ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। नाम देने में गलती बिल्कुल नहीं करना है ना। पहले ट्रायंगल को जैसे मर्जी वैसा नाम दिया, इसको ए बी सी लिख दिया। ठीक है, जैसे ही लिखोगे तो आपने जो पैरामीटर्स लिख रखे होंगे उन पैरामीटर्स में जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक पहले से अपना प्लेसमेंट ले चुका होगा। जब भी आप नाम दोगे, जैसे आप नाम दिया ए बी सी, इस वाले पैरामीटर में ए है, इस वाले पैरामीटर में सी है, मतलब ए भी प्लेसमेंट ले चुका है, सी प्लेसमेंट ले चुका है। तो जो रिलेटेड टर्म है ए के साथ रिलेट कर रहा है डी और सी के साथ कर रहा है सी, तो अगर ए फर्स्ट में है तो डी फर्स्ट में रहेगा, सी लास्ट में तो सी भी यहाँ पे लास्ट में रहेगा क्योंकि सी के साथ सी ही रिलेट कर रहा है। बच गया ये तो ए बीच में आ जाएगा। तो ए बी सी इज सिमिलर टू डी ए सी, हमने ये नाम लिख लिया। जैसे ही नेमिंग किया हमको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि ए बी के साथ डी ए का रेशियो, बी सी के साथ ए सी का रेशियो और ए सी के साथ डी सी का रेशियो आपस में बराबर। इस बार हम लोग इन दोनों को पिक कर लेते हैं, सब तो बराबर है आपस में, इन दोनों को पिक करते हैं। इन दोनों को पिक किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC इंटू AC विल बिकम AC स्क्वायर एंड BC इंटू CD विल गिव अस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आ चुका था इससे पहले है ना, अभी इक्वेशन 2 आया है। उन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया। नाउ एडिंग 1 एंड 2 ऐड क्यों किया, क्योंकि याद होगा हमको प्रूव करना है। इक्वेशन 1 में AB स्क्वायर आया था, इक्वेशन 2 में AC स्क्वायर आया है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो AB प्लस AC आ पाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमने यहाँ पे ऐड किया तो LHS ऐड होगा LHS से, RHS ऐड होगा RHS से। तो इक्वेशन 1 में आपका रिजल्ट था AB स्क्वायर इज इक्वल टू था BC इंटू BD, ये आपका इक्वेशन 1 था। जब इसको इससे ऐड करेंगे, दिस वाज आवर इक्वेशन 1, जब इसको इससे ऐड करेंगे LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा। हमने यहाँ पे ऐड किया इसको। ठीक है, BC इंटू में कॉमन दिखा, निकाल दिया तो क्या बचा BD प्लस का प्लस और CD, और ये जो BD और CD आपस में जुटेगा, BD प्लस CD जुटेगा तो फिर से BC बन जाएगा और BC इंटू BC विल बिकम BC स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने प्रूव किया BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम था। तो विद द रूल ऑफ सिमिलैरिटी हमने इसको प्रूव किया। इसके प्रूव करने के और तरीके हैं, पाइथागोरस को प्रूव करने के बहुत तरीके बने हैं, लगभग 200 की 300 के आसपास प्रूफ है इसके प्रूफ करने के, बट हमको सिमिलैरिटी के हिसाब से प्रूव करना था। एक एल्जेब्रिकल प्रूफ भी है इसका, मेंसुरेशनल प्रूफ भी है इसका, तो कभी उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा।
सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये तो प्रूफ याद रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रूफ पूछ देता है कभी कभी, ऐसे हम लोग को इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो हाइपोटेनस को पहचानेंगे, परपेंडिकुलर बेस को पहचानेंगे और हाइपोटेनस का स्क्वायर को बराबर लिख देंगे परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, एंड वी विल फर्दर मूव ऑन टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।